आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ कोरिया के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में और समझेंगे कि ये जो नया एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट है क्या ये भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। साथ ही कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक गनशिप के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। और क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस समय किसी भी प्रकार का फिक्स विंग गनशिप ऑपरेट नहीं कर रही है, इस वजह से ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आइए समझते हैं इन दोनों चीजों को एक एक करके। पहले बात करते हैं भारतीय ट्रांसपोर्ट फ्लीट के बारे में और समझते हैं कि किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता भारत को है। अगर भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट को ध्यान से देखा जाए तो इसमें 3 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं। पहली हेवी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट जिसमें IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर हैं। इस कैटेगरी को स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर कैटेगरी कहा जाता है। अगर IL-76 की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में जो IL-76 हैं ये IL-76 MD वेरिएंट है और ये एयरक्राफ्ट 48 यानी कि 48 टन का वजन उठाने में सक्षम है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 17 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं और अभी इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किए जाने की बात चल रही है। माना जा रहा है कि अपग्रेड के बाद में ये एयरक्राफ्ट 60 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, यानी कि ये 60 टन का पेलोड उठाने में सक्षम होंगे। वहीं पर इसी कैटेगरी के दूसरे एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए यानी कि C-17 ग्लोबमास्टर 3 के बारे में बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट आज की तारीख में भारतीय वायुसेना का सबसे इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट बन चुका है। ये एयरक्राफ्ट 70 टन कार्गो ले जाने में सक्षम है। साथ ही IL-76 की तुलना में इस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी बेटर है, इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है और साथ ही इसका फ्यूल कंजम्पशन इन कंपैरिजन काफी ज्यादा लो है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 11 यानी कि 11 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनिशियल ऑर्डर 10 एयरक्राफ्ट का दिया गया था, जिसके बाद 6 और एयरक्राफ्ट को लेकर एक एडिशनल क्लॉज भी था, लेकिन इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट टाइम पर फैसला नहीं कर पाया और साल 2015 में C-17 ग्लोबमास्टर 3 की जो असेंबली लाइन थी वो बंद हो गई थी और इसी वजह से लास्ट में जो एक व्हाइट टेल एयरक्राफ्ट बचा हुआ था, यानी कि जिसको किसी भी देश के लिए नहीं बनाया गया था, उसको भारत सरकार की तरफ से खरीदा गया, जिसके बाद भारतीय C-17 ग्लोबमास्टर फ्लीट में 11 एयरक्राफ्ट हो गए हैं। लेकिन जब से ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए हैं तब से भारतीय वायुसेना के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट हो गया है। यानी कि ओवरऑल भारतीय वायुसेना के पास में 28 स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं पर अगर बात की जाए टैक्टिकल एयरलिफ्टर यानी कि मीडियम कैटेगरी के एयरलिफ्टर्स की, तो इस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास में 11 C-130J यानी कि सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है। वैसे भारतीय वायुसेना ने 12 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट साल 2014 में क्रैश हो गया था। ये एयरक्राफ्ट लगभग 20 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये 20 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। कई जगह पर कंफ्यूजन है कि C-130J सुपर हरक्यूलिस की असेंबली लाइन बंद हो चुकी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो असेंबली लाइन बंद हुई है वो C-17 ग्लोबमास्टर 3 की असेंबली लाइन है। C-130J सुपर हरक्यूलिस अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाया जा रहा है। इनफैक्ट साल 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से लॉकहीड मार्टिन को 50 ऐसे एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था। आप इस ऑर्डर की डिटेल को लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वहीं पर अगर बात की जाए लाइट कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास में AN-32 और HS-748 एवरो एयरक्राफ्ट हैं। अगर भारतीय वायुसेना के AN-32 की बात की जाए तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 104 यानी कि इस एयरक्राफ्ट की 104 यूनिट्स मौजूद हैं। इन 104 यूनिट्स में से 53 यूनिट्स 32 RE वेरिएंट की हैं, यानी कि 53 यूनिट्स अपग्रेडेड यूनिट्स हैं। यह एयरक्राफ्ट 6.7 टन वेट कैरी कर सकता है और पीछे की ओर रैंप होने के कारण इस एयरक्राफ्ट से पैरा ड्रॉप और सप्लाई ड्रॉप जैसे रोल्स किए जा सकते हैं। अगर HS-748 एवरो एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट भी 6 टन का वजन कैरी कर सकते हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में पीछे की ओर रैंप नहीं है, यानी कि अगर इसमें कार्गो कैरी करना है तो कार्गो को छोटे पैलेट्स में होना होगा। साथ ही इसमें पैरा ड्रॉपिंग पॉसिबल नहीं है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों एयरक्राफ्ट यानी कि एवरो और AN-32 एयरबस C-295 से रिप्लेस किए जाएंगे और एयरबस C-295 भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत बनने वाला है, यानी कि लाइट कैटेगरी आने वाले समय में पूरी तरीके से एड्रेस कर दी जाएगी। वहीं पर हैवी कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास में डिसेंट नंबर में एयरक्राफ्ट हैं और जब IL-76 अपग्रेड कर दिए जाएंगे तो ये फ्लीट काफी ज्यादा फॉर्मेडेबल हो जाएगी। वैसे स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर कैटेगरी में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है।
अगर भारतीय वायुसेना को इस कैटेगरी में और एयरक्राफ्ट चाहिए तो भारतीय वायुसेना को IL-76 ही खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि C-17 ग्लोबमास्टर 3 असेंबली लाइन बंद होने के कारण अवेलेबल नहीं है। और इन दोनों के अलावा इस कैटेगरी में जो तीसरा ऑप्शन है वो चाइनीज Y-20 है, जो इंडिया डेफिनेटली नहीं खरीदेगा। लेकिन जिस कैटेगरी को लेकर बातचीत चल रही है वो है मीडियम कैटेगरी। भारतीय वायुसेना को मीडियम कैटेगरी में भी एयरक्राफ्ट चाहिए, और इस चीज को लेकर कुछ समय पहले भारत ने रशिया के साथ में एक MTA प्रोग्राम शुरू किया था। हालांकि बाद में यह प्रोग्राम रद्द कर दिया गया था, लेकिन रशिया की तरफ से यह प्रोग्राम कंटिन्यू किया गया था, और जो सिस्टम बनकर निकल कर आया है उसको IL-276 कहा जाता है। यह एयरक्राफ्ट भी C-130J सुपर हरक्यूलिस की ही तरह 20 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये 20 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। अगर ये प्रोग्राम आगे बढ़ता तो भारत 45 ऐसे एयरक्राफ्ट अक्वायर करता, लेकिन क्योंकि साल 2015 में ये प्रोग्राम रद्द कर दिया गया था, तो ये 45 एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो तो भारतीय वायुसेना की फुलफिल नहीं हुई है। और साउथ कोरिया के जिस एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो लगभग इसी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने वाला है। ये एयरक्राफ्ट एक मीडियम कैटेगरी का मल्टी रोल ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट होने वाला है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं, चाहे वो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन्स के लिए मदरशिप हो, रिफ्यूलिंग टैंकर हो, यहाँ तक कि इसके ऊपर गनशिप भी बनाया जा सकेगा। और इसी चीज को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस एयरक्राफ्ट के प्रोस्पेक्ट को एनालाइज करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि क्या भारतीय वायुसेना को एक गनशिप एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। देखिए, गनशिप एयरक्राफ्ट का जो प्रीमियर रोल है वो क्लोज एयर सपोर्ट है, और इसको आमतौर पर एंटी बंकर और एंटी आर्मर रोल में यूज किया जाता है। इस तरीके के एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने से पहले उस इलाके में आपका एयर डोमिनेंस होना चाहिए, यानी कि अगर इलाके में दुश्मन का फाइटर जेट है तो इस तरीके का गनशिप इस तरीके के इलाके में कार्रवाई नहीं कर सकता है। और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, इस वजह से इस तरीके के एयरक्राफ्ट को एनिमी फाइटर जेट्स काफ़ी दूरी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और जब हम लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं या भारत और चीन के बारे में बात करते हैं, तो अगर भारतीय वायुसेना का एयर डोमिनेंस इस इलाके में हो जाता है तो भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स ये काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत को अमेरिका की तरह रेंज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके दुश्मन बॉर्डर्स पर ही हैं, और आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह पाकिस्तान से या सऊदी अरेबिया से उड़ के जाकर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग नहीं करनी है। और इसी वजह से भारतीय वायुसेना का गनशिप वाला काम अटैक हेलीकॉप्टर्स काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गनशिप प्लेन्स बिल्कुल यूजलेस हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप उनको खरीद सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि गनशिप प्लेन्स ना होने के कारण भारतीय वायुसेना का कोई भी मिशन रुकेगा। वहीं पर अगर बात की जाए मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्टर रोल की, तो इस कैटेगरी में भारत को बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं, चाहे वो रिफ्यूलिंग सिस्टम की बात हो या कार्गो कैरियर की बात हो। इन दोनों ही तरीके के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना को है। लेकिन जिस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस भारतीय वायुसेना के पास में हैं, और इसी वजह से अगर साउथ कोरिया के सिस्टम को देखा जाता है तो फिलहाल ये केवल कॉन्सेप्ट है और अभी इसको बनने में थोड़ा समय लगेगा। और इसी कैटेगरी में अगर हम लोग दूसरे सिस्टम्स देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस भारत के पास में मौजूद हैं, जैसे कि एयरबस का A400M। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है। इसमें 20 से लेकर 37 टन का वेट कैरी किया जा सकता है, और जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ओवरऑल रेंज कम हो जाती है। मेंटेनेंस के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली सिस्टम है। इसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट इसकी बाकी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। इस कैटेगरी में जो दूसरा सिस्टम है वो ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट है। हालांकि मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी में ये सिस्टम A400M से कम है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में टर्बो फैन इंजन यूज होने के कारण इसकी स्पीड ज़्यादा है, और ये सिस्टम ओवरऑल 23 टन से लेकर 26 टन तक का वेट कैरी कर सकता है। इसके अलावा जापानीज कंपनी कावासाकी का C2 भारत के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। ये एयरक्राफ्ट भी 20 टन से लेकर 36 टन तक का वजन कैरी कर सकता है, और जैसे जैसे वजन इंक्रीज होता है इसकी ओवरऑल रेंज कम होती जाती है। उसके अलावा इसी कैटेगरी में जो अगला ऑप्शन हो सकता है वो है यूक्रेनियन कंपनी एंटोनोव का AN-70। ये एयरक्राफ्ट भी 20 टन से लेकर 47 टन तक का वेट कैरी कर सकता है, और इस एयरक्राफ्ट में भी जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ओवरऑल रेंज कम होती चली जाती है। यानी कि साउथ कोरियन कंपनी की तरफ से जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जा रही है उस तरीके के प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद हैं,
और अगर भारत की तरफ से इनमें से किसी भी प्रोग्राम के साथ में जुड़कर मेक इन इंडिया के तहत या किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ में मिलकर इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म एक्वायर किया जाता है तो वो भारत को सस्ता पड़ेगा और कम समय में मिलेगा। इसके अलावा सिस्टम चाहे कहीं के भी हो, इनमें यूज होने वाले इंजन्स या तो अमेरिकन होंगे या यूरोपियन और या फिर सोवियत यूनियन के होंगे, यानी कि रशिया या यूक्रेन के। यानी कि अगर इंजन इंपोर्ट ही करना है तो उस कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर बनाइए जिनका खुद का इंजन है। और अगर अभी रिक्वायरमेंट केवल 20-25 एयरक्राफ्ट की ही है तो ये एयरक्राफ्ट फेज्ड मैनर में दूसरे देश से एक्वायर किए जा सकते हैं। और क्योंकि आप C-130J सुपर हरक्यूलिस ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से इन सिस्टम्स को एक्वायर करना लॉजिस्टिकली आपके लिए आसान होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कल की टॉप 5 कमेंट्स को देख सकते हैं और आज की टॉप 5 कमेंट्स कल के वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।